नमस्कार। रीतिकालीन काव्य का इतिहास का भाग 2। आज हम पढ़ेंगे नामकरण के बारे में। रीतिकाल का नामकरण। नामकरण पर चर्चा करते हुए जिस विद्वान का नाम हम सबसे पहले लेंगे वे हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। क्यों? क्योंकि इस काल में अलंकरण की प्रवृत्ति अधिक रही। लेकिन अगर हम इस नाम का विवेचन करें तो अन्य काव्यांगों को भी इस काल में यथेष्ट स्थान मिला है। अलंकृत विशेषण इस युग की कविता पर भले ही लागू हो जाए, लेकिन लक्षण ग्रंथों पर लागू नहीं होता, जिनकी प्रचुर रचना इस काल में की गई। अलंकृत का नामकरण संकुचित अर्थ दिखाता है। इस कारण विभिन्न काव्यांगों व रस से संपन्न इस काव्य के लिए यह नाम उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। दूसरा हम विद्वान का नाम लेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, जिन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। और क्यों दिया? प्रवृत्ति के आधार पर दिया। श्रृंगार की प्रवृत्ति अधिक थी, रचनाएं श्रृंगारिक थी, पर आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखी गई। अतः इन सभी रचनाओं के मूल में अर्थ है, जीविकोपार्जन है, न कि कवियों की श्रृंगारिक प्रवृत्ति। इस युग में भी ऐसे अनेक कवि थे जो अपनी श्रृंगारिक रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए अगर हम विवेचन करें तो ऐसे कवि भी थे जिन्होंने काव्य शास्त्र का, जिनको ज्ञान था और जिन्होंने काव्य शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए काव्य रचना की थी। कुछ ऐसे थे आचार्य नहीं होने के बावजूद काव्य शास्त्र के शिक्षक थे। चिंतामणि, कुलपति, भिखारी दास, प्रताप शाही आदि ने काव्य शास्त्र का शिक्षक धर्म निष्ठा से निभाया। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति, नीति से युक्त काव्य पर्याप्त मात्रा में लिखा गया। अतः श्रृंगार काल कहना उपयुक्त नहीं होगा। अगला नाम है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, जिन्होंने इसे कला काल कहा। यह भी उपयुक्त नहीं है। इससे ऐसा ध्वनित होता है कि इस काल के काव्य में भाव, सौंदर्य, गुण व कला पक्ष महत्वपूर्ण था, किंतु मतीराम, बिहारी, चिंतामणि, देव जैसे कवियों को अगर हम देखें, उनके काव्य पर नज़र डालें तो भाव पक्ष की उच्चता के लिए भी वे विख्यात हैं। अतः यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा। अब अगर हम ऊपर वाले नामों पर नज़र डालें तो अलंकृत व श्रृंगार की अपेक्षा यह नाम अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ। अधिकतर कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना की थी। भक्ति काल में ही केशव, रहीम, सुंदरदास ने काव्यशास्त्र की अनेक विषयों का निरूपण किया था। नंददास की रस मंजरी में भी नायिका भेद का वर्णन मिलता है, और घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि इस काव्यधारा में यद्यपि नहीं आते हैं। प्रत्येक युग की कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जो मुख्य केंद्र से हटकर चलती हैं। अतः ऐसे कवियों को रीति मुक्त नाम देकर इसी नाम से काम चलाया गया। रीति शब्द में बाद में श्रृंगार को भी ग्रहण कर लिया गया। इस काल में रीति यानी शैली या पद्धति पर कुछ न कुछ लिखने की प्रवृत्ति कवियों में विद्यमान थी, इसीलिए इस नाम को अधिक उपयुक्त माना गया और अन्य नामों की अपेक्षा रीतिकाल को अपना लिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं प्रत्येक नाम क्यों रखा गया और उस नाम को रखने के पीछे क्या कमी रही, उस नाम में क्या कमी थी अगर रखा जाता तो। ये विवेचन अभी हमने किया प्रत्येक नाम को लेकर, और रीतिकाल नाम अन्य नामों की अपेक्षा अधिक ठीक क्यों था और क्यों रखा गया, इस पर भी बात की। अब हम देखते हैं कि रीति शब्द जो है रीतिकाल में जो उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, उस रीति शब्द से क्या तात्पर्य है। अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो रीति शब्द से मतलब है गति, चलन, मार्ग, पंथ,
विधि, पद्धति, प्रणाली, ढंग, परंपरा, ये सब जो हैं वो रीति शब्द के तात्पर्य ही हैं। और अगर हम उसका अभिप्राय देखें, रीति काल में रीति शब्द से क्या अभिप्राय लिया गया है, और या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल में रीति शब्द को प्रयुक्त किया है उससे उनका क्या मतलब था। तो रीति शब्द का मतलब रीति काल में जो प्रयुक्त किया गया है उसका तात्पर्य है काव्यांग निरूपण, अर्थात काव्य के सभी अंगों का निरूपण। अब काव्य के सभी अंगों में रस भी आ जाते हैं, अलंकार भी आ जाते हैं, शब्द शक्ति भी है, छंद, रीति, ध्वनि, सिद्धांत, जितने भी काव्य के अंग हैं उन सब के बारे में किसी ने किसी एक अंग के बारे में, एक से ज़्यादा अंग के बारे में जो वर्णन किया है, लक्षण ग्रंथ लिखे हैं, अन्य ग्रंथ लिखे हैं, वे सारे इस अभिप्राय के माध्यम से काव्यांग निरूपण करने के कारण रीति काल में रीति ग्रंथ कहलाए।